हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था फर्म का समापन, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्म के समापन का अर्थ क्या होता है, समापन कितने प्रकार से किया जा सकता है और फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में क्या अंतर होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्म के समापन पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर, फर्म का समापन। जब भी कभी साझेदारी फर्म का समापन होता है तो समापन के समय जो खाते बनाए जाते हैं उनमें सबसे पहला खाता होता है वसूली खाता, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा बनाया जाता है कैश या बैंक अकाउंट। ये चार खाते फर्म के समापन पर बनाए जाते हैं। फर्म के समापन पर बनाए जाने वाले खाते, ये चार खाते फर्म के समापन पर बनाए जाते हैं, जिनमें आपने कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट को अब तक पढ़ चुके हैं। आप इन सबको, आप लोन अकाउंट के बारे में भी जानते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये भी जानते हैं, और कैश अकाउंट क्या होता है ये भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, किस प्रकृति का होता है और इसे क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट पर हम चर्चा करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, इस खाते को हिंदी में कहा जाता है वसूली खाता। वसूली खाते का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब भी कभी फर्म का समापन होता है तो फर्म के समापन के समय जो व्यापार के लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि व्यापार लगातार चलता रहेगा, जिसे हमारा उद्देश्य समाप्त करना नहीं है, ये जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होती थी, ये कॉन्सेप्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है। जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाती है, इसका मतलब हमें सारे खातों को बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सा यही मतलब होता है, जब भी फर्म का समापन होगा तो हमें सारे खाते बंद करने हैं। तो बैलेंस शीट में जितने भी आपके खाते दिए हुए थे वो सारे खाते आपको यहाँ पे बंद करने हैं। तो वसूली खाता एक ऐसा खाता है जो संपत्ति और दायित्व के निपटारे के लिए बनाया जाता है और ये एक अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे यह खाता, यानी वसूली खाता। वसूली खाता अवास्तविक प्रकृति का खाता है। अवास्तविक प्रकृति का खाता है। किस प्रकृति का खाता है सर? ये अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है। दूसरी अगर हम इस पे बात करें तो इसको क्यों बनाया जाता है? यह खाता संपत्तियों के विक्रय तथा दायित्वों के भुगतान हेतु तथा संपत्ति विक्रय एवं दायित्व के भुगतान से उत्पन्न लाभ अथवा
हानि को ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। इस खाते को क्यों बनाया जाता है? देखिए, एक तो अवास्तविक प्रकृति का खाता है, और कोई भी अवास्तविक प्रकृति का खाता होता है वो हमें लाभ हानि जरूर बताएगा। तो एक अवास्तविक प्रकृति का खाता है जिसे हमने संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों के भुगतान हेतु बनाया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, आपके बैलेंस शीट में जो भी संपत्ति और दायित्व दिए हुए हैं उन संपत्ति दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करना होगा। फिर उनका विक्रय जो है आपको वसूली खाते के माध्यम से करना पड़ेगा। इसके बाद संपत्ति विक्रय और दायित्वों के भुगतान से जो लाभ या हानि उत्पन्न होंगे उन लाभ या हानि को हम ज्ञात करेंगे इस खाते के शेष के द्वारा। यानी इस खाते का जो शेष होगा वो संपत्ति विक्रय के लाभ या दायित्व भुगतान से उत्पन्न लाभ और हानि को बताएगा। तो इस खाते का जो भी शेष होगा, जो भी लाभ हानि उत्पन्न होगी वसूली खाते से, वो साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है उनके लाभ भाजन अनुपात में। तो इस खाते का शेष, इस खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये है सामान्य अर्थ किसका, वसूली खाते का। तो देखिए, वसूली खाता क्या होता है सर, ये एक अवास्तविक प्रकृति का खाता है। इस खाते को बनाने का उद्देश्य ये है कि संपत्तियों का हमें विक्रय करना और दायित्वों का भुगतान करना, और इससे जो उत्पन्न लाभ या हानि होंगे उसकी हमें गणना करनी है। और जो भी लाभ हानि उत्पन्न होंगे संपत्ति के विक्रय और दायित्वों के भुगतान से, उनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे, क्योंकि इस खाते का जो भी शेष होगा वो क्या बताएगा सर, संपत्ति विक्रय और दायित्व भुगतान से जो लाभ हानि उत्पन्न होने उनको बताएगा ये खाता। तो ये है आपका वसूली खाते का सामान्य अर्थ। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वसूली खाता बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर हमें इस चैप्टर की यानी फर्म के समापन की प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट को समझना होगा। तो चलिए मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूं, और किस आइटम का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो अपन उस बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी फर्म का समापन होता है और इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये आपके लिए कंपलसरी होगा कि क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट मिलना चाहिए। और अगर बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो आपको दी हुई सूचनाओं से पहले फर्म की बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। उसके बाद आप आगे के जो खाते बनाने हैं समापन के समय उन खातों को बना पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के हर एक आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा देता हूं अच्छे से। तो देखिए, आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। बैलेंस शीट समापन से जस्ट पहले वाले वर्ष की आपको बैलेंस शीट दी होगी, ना दी हो तो सूचनाओं से आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना होगा। अब देखिए, जब भी कोई बैलेंस शीट होती है तो बैलेंस शीट की कितनी साइड्स होती है सर, 2 साइड्स होती हैं। इधर ये होता है अपना एसेट्स साइड और ये होता है लायबिलिटीज साइड, और यहां आएगा अमाउंट। अब इस बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन कौन सी एसेट दी जा सकती है। देखिए, या तो आपको इसमें कोई भी टाइप की फिक्स्ड एसेट्स दे सकता है। फिक्स एसेट में आपको पता है कौन कौन सी आती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब आपकी फिक्स एसेट्स में आती हैं। इसके अलावा आपको फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, यहां तक कि इनटेंजिबल एसेट भी आती है जैसे गुडविल, ये गुडविल भी आती है। तो फिक्स एसेट में आपकी टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप की एसेट आ सकती है। इसके अलावा आपको यहां पे दिया जा सकता है करंट एसेट भी हो सकती है आपके पास। करंट एसेट्स में क्या आता है सर, या तो आएगा डेटर्स आएगा, या बिल रिसीवेबल आता है, या स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ सकता है,
तो नॉर्मली आपकी ये करंट एसेट दी जा सकती है। इसके अलावा एक जो मेन करंट आपकी एक करंट एसेट होती है वो होती है कैश या बैंक बैलेंस भी आपको दिया जा सकता है, तो ये करंट एसेट हो सकती है। इनके अलावा बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको दिया जा सकता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। कई बार फर्म पार्टनर को लोन प्रोवाइड करती है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी इधर हो सकता है। और पार्टनर कैपिटल यहां पे एसेट साइड में आने का मीनिंग हो गया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और इसके अलावा आपको यहां पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिए जा सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और आपको पता है मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या आता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। DRE मींस होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको बताया था या तो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से कोई आइटम दे सकता है या किसी भी नाम के साथ आपको सस्पेंस वर्ड यूज करके भी दिया जा सकता है। तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये सब आइटम आपको मिल सकती है, इनमें से कोई भी आइटम मिल सकती है, सारी आइटम भी मिल सकती है। अब लायबिलिटी साइड की जब हम बात करें तो लायबिलिटी साइड में क्या मिलता है, देखिए लायबिलिटी साइड में आपको यहां दिया जा सकता है कैपिटल दिया जा सकता है पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा यहां पे आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी दिए जा सकते हैं। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से क्लियर किए थे कि कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है वो सारे प्रॉफिट जो हमने अब तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे उनको हमने बैलेंस शीट में रखा था। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इसी के साथ कोई भी टाइप का रिजर्व हो सकता है या कोई भी टाइप का फंड हो सकता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को छोड़कर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को छोड़कर। यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता है वो फर्म के लिए क्या होता है, दायित्व होता है, ना कि संचित लाभ होता है। तो संचित लाभों में आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को, रिजर्व को और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी सारे फंड इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको दिया जा सकता है आउटसाइड लायबिलिटी। चलो आउटसाइड लायबिलिटी से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है, कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है यहां पे। इसके अलावा यहां आपको पार्टनर्स लोन भी दिया जा सकता है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ये फर्म की लायबिलिटी होगी। तो पार्टनर का लोन, अगर यहां पे एसेट साइड में लोन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म की एसेट है। यहां पार्टनर लोन दिया, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म की लायबिलिटी होगी। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया जा सकता है। देखिए इन दोनों को मैं अलग अलग क्यों कर रहा हूं, यहां ये वैसे रिजर्व ये भी है और रिजर्व यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है, लेकिन इन दोनों को मैंने स्पेशली अलग से लिखा है क्योंकि इन दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अलग होंगे इन संचित लाभों से, इसलिए मैं इनको अलग से लिख रहा हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको यहां पे आउटसाइड लायबिलिटीज भी दी जा सकती है, आउटसाइड लायबिलिटीज भी आपको यहां पे दी जा सकती है। तो आउटसाइड लायबिलिटी में क्या हो सकता है सर, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। ये सब आपकी नॉर्मली ये हो सकती है लायबिलिटी साइड की चीजें। तो अब इनका सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो हमें समझना है कि सर इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपने इस बैलेंस शीट में जो आइटम्स अवेलेबल है इन सब आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार समझ लिया तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यहां पे आपको एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी मिल सकती है।
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको देखिए, यहाँ पे ये लाइबिलिटी साइड में आइटम दी हुई होती है, ये एसेट साइड में दी होती है। अब जब हम फर्म का समापन कर रहे हैं तो सब इन सब आइटम्स का हम क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। और मैंने आपको बताया कि फर्म के समापन के समय 4 खाते बनाए जाते हैं। पहला खाता बनाया जाता है वसूली खाता, दूसरा पार्टनर लोन अकाउंट बनाया जाता है, तीसरा बनाया जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और चौथा बनाया जाता है कैश और बैंक अकाउंट। अब देखिए, वसूली खाता बनाने का उद्देश्य क्या था? वसूली खाता बनाने का उद्देश्य था सर, संपत्तियों से वसूली और दायित्वों के भुगतान से जो उत्पन्न लाभ और हानि होंगे उनको ज्ञात करना हमारा वसूली खाता बनाने का उद्देश्य है। तो सबसे पहला काम, जो संपत्ति और दायित्व हैं इनको वसूली खाते में हस्तांतरित करना है। तो देखिए, यहां फिक्स एसेट और करंट एसेट, यहां से लेकर यहां तक, कहां तक? यहां तक। कैश को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि कैश एक एसेट है, लेकिन कैश का तो हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं। तो यहां फिक्स एसेट और करंट एसेट एक्सेप्ट कैश, ये चीजें चली जाएगी सर, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। कहां ट्रांसफर होंगी? ये चीजें ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है सब। इसके अलावा कैश जो होता है, कैश चला जाता है, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। जो फोर्थ आप अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट, उसका ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये ट्रांसफर कहां होगा सर? कैश या बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा कैश का बैलेंस। इसको कहां ट्रांसफर करना है सर? कैश और बैंक अकाउंट में करना है। अब ये पार्टनर लोन से लेकर यहां तक की जितनी भी आइटम शेष रह जाती हैं, इन सबको हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। इन्हें कहां ट्रांसफर करना है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसके बाद लायबिलिटी साइड की जब हम बात करेंगे तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल और यहां तक की आइटम जो संचित लाभ और कैपिटल होती है, इनको आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। इनको कहां लेके जाएंगे सर? इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो होता है, इसका हम सेपरेटली ट्रीटमेंट अलग से पढ़ेंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें अलग से पढ़ना है, पृथक व्यवहार होगा इसका, पृथक व्यवहार पढ़ेंगे अपन इसका। और पार्टनर लोन अकाउंट, यहां दायित्व पक्ष में जो लोन दिया होता है इसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इसका अलग से भुगतान किया जाता है। संपत्ति पक्ष में जो लोन दिया है इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि साझेदार को जो पूंजी की राशि देनी है उस पूंजी की राशि से इस लोन को पहले अपन एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहां जो पार्टनर लोन दिया हुआ है इसको हम अलग से भुगतान करते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा सर? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसका अलग से भुगतान किया जाएगा, अलग से भुगतान किया जाएगा। और अलग से भुगतान करना है तो देखो, हमने पार्टनर लोन अकाउंट बनाया है, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि वसूली खाता बनता है और उसके बाद पार्टनर लोन अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे पार्टनर लोन अकाउंट जो बनेगा ये लायबिलिटी साइड में जो लोन दिया है इसके लिए बनेगा, जिसका हमें अलग से भुगतान करना है लोन अकाउंट के थ्रू। और ये जो आइटम होती है सारी, इन सभी आइटम्स को आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए, अब आप कहोगे सर यहां तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, इसको क्यों किया? तो आप हमेशा के लिए याद रखो, अगर किसी भी संपत्ति के संबंध में कोई भी टाइप का रिजर्व बना हुआ है या कोई भी टाइप का प्रोविजन बना हुआ है संपत्तियों के संबंध में, तो उसे आप वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में बना हुआ, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी एसेट होती है, यहाँ पे आपकी फिक्स एसेट में शामिल हो जाती है इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है संपत्ति के संबंध में बनता है। तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आता है, फिक्स एसेट का पार्ट होता है, आप जानते हैं इस बात को। तो इसको आप वसूली खाते में स्थानांतरित करेंगे। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही नहीं, कोई भी रिजर्व हो जो आपका संपत्तियों से संबंध रखता है, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन, तो उस रिजर्व या प्रोविजन को जो संपत्ति से संबंध रख रहा है उसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल एक चीज और हो सकती है, ये जो आपने डेटर्स लिखा है, इस डेटर्स के लिए प्रोविजन भी हो सकता है। डेटर्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो सकता है, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो सकता है। तो डेटर्स के लिए जो प्रोविजन है वो भी वसूली खाते में ही जाता है,
नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रोविजन जो डेटर्स के लिए होता है वो डेटर्स में माइनस करके दिखाते हैं, और माइनस करके दिखाने का मीनिंग क्या, वो लायबिलिटी साइड की आइटम होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रोविजन जो संपत्तियों के संबंध में बनाया गया है उसे वसूली खाते में हस्तांतरित करना है। तो ये बैलेंस शीट की हर एक आइटम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, और यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जिनसे हमें एंट्रीज पास करनी है। देखिए एसेट रियलाइजेशन में, कैश अकाउंट में, लोन, कैपिटल और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। कैपिटल और संचित लाभ ट्रांसफर होंगे सर पार्टनर कैपिटल में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पृथक से व्यवहार पड़ेंगे। लोन अकाउंट अलग से भुगतान किया जाएगा, लोन अकाउंट के थ्रू इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये जो चीजें हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और आउटसाइड लायबिलिटी ये ट्रांसफर होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये है इन सब चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के थ्रू हम बनाएंगे, इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे और इनके अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसके बाद हम करेंगे इनके जर्नल एंट्रीज को। अब एक बात आप और ध्यान कर लो, यहां पे एसेट का बैलेंस क्या होता है सर, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इसका मीनिंग एसेट साइड में जितनी भी चीजें दी हुई सबका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसका मीनिंग यहां लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें इन सब का बैलेंस क्या है सर, क्रेडिट बैलेंस है। और जब इनके अकाउंट को हमें बंद करना है, इन बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें दी हुई, जितने भी खाते दिए हुए, इन सब खातों को समापन के समय बंद करना है, तो ये क्रेडिट में जो चीजें हैं ये सब डेबिट हो जाएंगी, और डेबिट में जो चीजें वो सब क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी, आपको पता है कि जब भी किसी खाते को बंद किया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है तो वो खाता अपने से विपरीत पक्ष में चला जाता है। इसलिए ये लायबिलिटी साइड की जितनी भी चीज है ये सारी, इनका सब का बैलेंस क्रेडिट है। तो जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो ये सारी क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी, ये सब डेबिट है, और जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी। तो चलिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं इन सबका। अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब भी आप फर्म का समापन करेंगे तो समापन पर लेखांकन कैसे क्या करना है, सबसे पहले देखिए पहला काम मैंने आपको क्या बताया, संपत्तियों को वसूली खाते में और दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो पहला होगा संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। तो सबसे पहले आप संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित करो, और संपत्तियों को जब वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे तो मैंने क्या बताया, संपत्तियों का शेष क्या होता है, डेबिट होता है, और जब संपत्तियां हस्तांतरित होंगी तो डेबिट से क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। तो जितनी भी आपकी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट में दी हुई है एक्सेप्ट कैश, रोकड़ को छोड़कर, रोकड़ और बैंक को छोड़कर, ये सारी एसेट्स आपकी वसूली खाते में हस्तांतरित होगी। तो संपत्तियों का शेष डेबिट होता है, जब ये हस्तांतरित हो रही तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगी। और हस्तांतरित क्या करना सर, इसे वसूली खाते में हस्तांतरित करना है, तो वसूली खाते को हम क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है सर, दूसरा काम करना है अब दायित्वों का भी निपटारा करना है। तो जितने भी दायित्व हैं उन सब दायित्वों को भी आप यहां हस्तांतरित करेंगे। तो दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर, जब आप दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे तो आपको पता है कि दायित्वों का शेष क्या होता है सर, दायित्वों का शेष होता है क्रेडिट। और जब दायित्व हस्तांतरित होंगे तो वो क्रेडिट से क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे।
तो यहां जितने भी आपकी लाइबिलिटीज है, सन्ड्री लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी में क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है। तो सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हस्तांतरित कहां करना है सर? वसूली खाते में। तो वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है सर? वसूली खाते में जब हस्तांतरित करेंगे तो दायित्व क्रेडिट होते हैं और हस्तांतरित होने पर ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे, और वसूली खाते में हस्तांतरित होना है तो वसूली खाता यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे और कौन सी चीज वसूली खाते में हस्तांतरित करनी है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वसूली खाते में हम संपत्तियों के संबंध में बनाए गए रिजर्व और प्रोविजंस को भी हस्तांतरित करते हैं। तो आपको क्या करना है? संचय, कौन सा संचय? एक तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR। संचय, कौन सा संचय? विनियोग उच्चावचन संचय, उच्चावचन संचय। चलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, और इसके अलावा प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं को वसूली खाते में हस्तांतरित करेंगे, वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। तो देखिए, आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो रिजर्व है और ये जो प्रोविजन है, इनका शेष क्या होता है सर? क्रेडिट शेष होता है। रिजर्व और प्रोविजन, रिजर्व जो होते हैं वो सारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं। प्रोविजन अगर डेटर्स के संबंध में है तो सामान्यतः डेटर्स के संबंध में जो प्रोविजन होते हैं वो डेटर्स में से माइनस करके दिखाए जाते हैं। तो माइनस एसेट्स में से माइनस करने का मतलब वो लायबिलिटी साइड की आइटम होगी, इसका भी क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो इन सब का क्रेडिट बैलेंस है। और जब क्रेडिट बैलेंस वाली चीजें हस्तांतरित होंगी तो वो डेबिट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हो या किसी भी टाइप का प्रोविजन हो, कोई भी प्रोविजन हो, इन सब को क्रेडिट से हमें डेबिट कर देना है। और हस्तांतरित कहां करना है सर इनको? वसूली खाते में। तो यहां रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है। अब ध्यान रखो कि ये जो चीजें होती है ये नॉन कैश आइटम है, इनका ना तो हमें किसी को भुगतान करना है, ना इनसे कुछ वसूली होगी, बस इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। अब देखिए, जो संपत्ति और दायित्वों को आपने हस्तांतरित किया था, इन संपत्ति और दायित्वों का क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। निपटारे का मतलब संपत्तियों का विक्रय करेंगे और दायित्वों का अपन भुगतान करेंगे। तो संपत्ति दायित्वों का निपटारा कर लेते हैं। तो देखो नंबर 4 पर मैं क्या प्रविष्टि बना रहा हूं? संपत्तियों का विक्रय करने पर। अब ये जो संपत्तियों का जिसका मैं विक्रय कर रहा हूं, इसके लिए प्रविष्टि क्या होगी? देखो, जब भी हम संपत्तियों का विक्रय करेंगे तो व्यापार को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो जब कैश व्यापार में आएगा तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को। जब कैश व्यापार में आएगा तो यहां लिखेंगे कैश, या बैंक भी लिख सकते हैं, कई बार व्यवहार बैंक से होते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब संपत्तियों के विक्रय से वसूली हो रही है, तो यहां संपत्तियों के खाते को तो बंद किया जा चुका है वसूली खाते में हस्तांतरित करके। इसका मतलब अब संपत्तियां नहीं रही है। अब इन संपत्तियों को जब विक्रय करेंगे तो फर्म की क्या हो जाएगी सर? फर्म की रेवेन्यू हो जाएगी, यानी कि फर्म के लिए आय हो जाएगी। और आय को हम क्रेडिट करते हैं, वसूली खाते में क्रेडिट करेंगे।
तो यहाँ वसूली संपत्तियों को आप वसूली खाते में बंद कर चुके, तो संपत्ति क्रेडिट होनी चाहिए थी, तो संपत्ति की जगह क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्तियों का जब विक्रय होगा तो कैश व्यापार में आई, कैश डेबिट होगी। संपत्ति व्यापार से गई तो जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, संपत्ति को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन संपत्ति तो हम पहले ही बंद कर चुके, तो संपत्ति की जगह क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि संपत्ति रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी। ये संपत्ति जो आपने विक्रय की है, ये कौन सी संपत्ति है सर, जो बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी वो संपत्ति। कई बार क्या होता है कि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो फर्म के पास उपलब्ध तो होती है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं होती। वास्तविकता में फर्म के पास भौतिक रूप से वो संपत्तियां उपलब्ध हैं, यानी कि फिजिकली वो एसेट्स फर्म के पास है, लेकिन उनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हुआ है। तो ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुए लेकिन फर्म के पास, उन्हें बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी वो सारी अनरिकॉर्डेड एसेट भी समापन के समय बेच दी जाएंगी। तो उनके लिए भी अपन ये सेम ही प्रविष्टि करेंगे। तो बैलेंस शीट में जो एसेट है वो कौन सी एसेट है सर, वो रिकॉर्डेड एसेट्स है, रिकॉर्डेड एसेट्स। और जो बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन फर्म के पास है, उनको अगर विक्रय किया जाए तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो एसेट्स चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, दोनों को विक्रय करने पर अपन सेम प्रविष्टि करेंगे। फर्म को कैश मिलेगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट होगा, आय मान लिया जाएगा संपत्ति के विक्रय के समय। तो ये रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट दोनों के लिए सेम प्रविष्टि होगी। इसके बाद मान लिया जाए कि अगर ये एसेट अपने विक्रय नहीं की, कोई साझेदार है जिसने ये संपत्ति को स्वयं ले लिया हो। तो यहां पे साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर जब साझेदार फर्म की संपत्तियों को स्वयं ले लेता है तो उस समय हम प्रविष्टि क्या करेंगे सर, साझेदार ने फर्म की संपत्तियों को ले लिया है, तो इस समय संपत्ति जब साझेदार लेगा तो साझेदार कौन हो जाएगा सर, पाने वाला हो जाएगा। उसने कुछ न कुछ फर्म से लिया है तो फर्म के लिए पाने वाला, और पाने वाले को फर्म क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो यहां लिखेंगे एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट करेंगे सर, संपत्तियों को साझेदार ने ले लिया है तो संपत्तियों को तो वसूली खाते में ट्रांसफर करके संपत्ति के खाते को बंद कर चुके हैं। अब संपत्ति को क्रेडिट होना चाहिए, वहां पे कौन सा खाता क्रेडिट होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। तो साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर यह प्रविष्टि करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सी संपत्ति होगी सर, ये संपत्ति वो हो सकती है जो फर्म के पुस्तकों में दिखाई गई हो, यानी कि रिकॉर्डेड एसेट्स हो सकती हैं। और ये वो संपत्तियां भी साझेदार ले सकता है जो कि फर्म की पुस्तकों में नहीं थी लेकिन फर्म के पास उपलब्ध थी, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप संपत्तियों का अकाउंटिंग करेंगे जब फर्म का समापन होता हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी फर्म का समापन होगा तो संपत्ति और दायित्वों को अपन ट्रांसफर कर देंगे कहां पे सर, वसूली खाते में। और फिर वसूली खाते द्वारा संपत्तियों को विक्रय किस प्रकार किया जाता है या साझेदार वहन करता है तो क्या प्रविष्टि करते हैं, आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में दायित्वों के भुगतान और वसूली व्ययों से संबंधित हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दायित्वों के भुगतान और वसूली व्ययों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।